अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस नाम से आप मैट्रिक से भी वाकिफ़ हो। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाती है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ। मतलब मान लो कि एक पार्टिकल था जो यूं सीधा जा रहा था और एक फोर्स ने उसके सीधे पाथ को बेंड करके एक सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक पार्टिकल था जो पहले सीधा चल रहा था और एक ऐसी फोर्स आई जिसने उसके सीधे पाथ को छोड़ के उसको सर्कुलर में तब्दील कर दिया। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द फोर्स नीडेड, ऐसी फोर्स जो चाहिए होती है टू बेंड, मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, द स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ, ओके, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुने। हम यहाँ पर रेफरेंस यूज़ करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? मान ले एक बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उसके इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है और पीछे से उस पर आकर लगती है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या होगा कि इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो हम कहेंगे फोर्स के लगने से सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा हुआ है। ओके, तो एक्सेलरेशन पैदा होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का पैदा होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई होगी ओवर टाइम, तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये बात तो ठीक है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन मज़ीद डेप्थ में जाते हैं। वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी की होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी की यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है या मैग्नीट्यूड, तो आप कहेंगे सर पहले तो वो इधर को जा रही थी, फोर्स लगने के बाद भी वो इधर को जाएगी, इधर को ही जा रही है ना, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। तो फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है जब उस पर फोर्स एक्ट करती है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो हम एक सर्कल को इमेजिन कर लेते हैं। ये मैंने बड़ा सा एक सर्कल बना लिया। ओके, पहली बात साइड पे समझो कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, ओके, मैं एक साथ में छोटा सा सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन। ये लाइन क्या हो रही है कि इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। इस लाइन का नाम है टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसका आपको काम आएगा। ओके, मान लो ये एक बड़ा सा सर्कल है और इसमें एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। ओके बच्चों, अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर जहाँ पर मैंने ये रेड कलर की बॉडी बनाई है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी है अलोंग द टेंजेंट। मतलब आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएंगे और उस टेंजेंट के अलोंग, उस टेंजेंट की तरफ इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी है। ओके, और ये बॉडी चूंकि सर्कल में घूम रही है ना, तो इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी, मतलब सेंटर की तरफ पे लगेगी एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इस पॉइंट पर जब ये बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है। अब जब ये बॉडी इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर को होगी?
जो टेंजेंट इस पॉइंट पे बनेगा ना, ये वाला, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ लगेगी FC। तो अब देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, यस लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स होगी तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब वेलोसिटी में चेंज दो तरह से आ सकता है, या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अब इस केस में जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो आप मुझे बताएं क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रह रही है? आंसर इज नो। इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर को है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो एक्सेलरेशन कैसे पैदा करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करके, मैग्नीट्यूड उसकी चेंज नहीं करती। जबकि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जब फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है तो वो ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें डायरेक्शन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे दूसरी फोर्स से अलग है कि वो एक्सेलरेशन पैदा करेगी और डायरेक्शन को चेंज करके, क्योंकि सर्कल में हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग और इस पॉइंट पे अलग। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। ओके बच्चों, एक और बात यहाँ पर करते हैं कि जो सर्कल में फोर्स घुमाती है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, जाहिर सी बात है। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसको आप लिखेंगे A फॉर एक्सेलरेशन एंड C फॉर सेंट्रीपिटल। ओके, नाउ आपके पास एक और चीज़ है यहाँ पर, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर दो चीज़ें एक्ट कर रही हैं। नंबर वन, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो टेंजेंट के अलोंग है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर के अलोंग है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। मतलब जब ये बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी और इसकी लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं, सेम लाइक हियर। ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अगर मान लो यहाँ पर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म कर दूँ, मतलब ये बॉडी यहाँ पर, लेट सपोज मैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको मैं क्या करूँ, ख़त्म कर दूँ। अब ये बॉडी सर्कल में घूम पाएगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव करना चाहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ख़त्म हो गई, तो फिर ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी अपने टेंजेंट के गिर्द स्ट्रेट मूव कर जाएगी। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, हमने क्या किया, एक रस्सी ले ली, मान लो ये रेड कलर की रस्सी है, इसके एक एंड पे ना मैंने एक छोटा सा पत्थर बांध दिया और मैं इसको यूं ऐसे रस्सी को घुमाने लग जाऊंगा। मान लो किसी पॉइंट पे रस्सी जो है ना ब्रेक हो गई, टूट गई, तो जो पत्थर है वो जिस पॉइंट पे रस्सी टूटी है ना वहाँ से सीधा मूव करेगा, वो उसका टेंजेंट है, वो उसका टेंजेंट है। यानी वो पत्थर मज़ीद सर्कल में नहीं घूम सकता, वो सीधा वहाँ से मूव कर जाएगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, जब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्सप्लेनेशन थी वो छोटी सी थी, बस यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब छोटी सी डेरिवेशन है। आप लोग ना लकी हो जो नए सिलेबस वाले हैं ना, पुराने सिलेबस में ये टॉपिक बहुत बड़ा था। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि यहीं से हमने अपनी एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट की है, यहीं से हम डेरिवेशन भी शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। नाउ अगर मैं इस फोर्स को FC लिख दूँ सेंट्रीपिटल, तो मुझे इस A एक्सेलरेशन को AC बनाना पड़ेगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ ये जो AC है ना, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
इसका फॉर्मूला v²/r है। बच्चे ये कहाँ से आया? ये बहुत डिटेल थी पिछली बुक में, आपकी बुक में नहीं है तो आप इसको काइंडली एज सच याद कर लें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उस बॉडी की जो भी स्पीड है वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और r मीन्स उसी सर्कल का रेडियस जिस सर्कल में वो बॉडी मूव कर रही है। नाउ FC इज इक्वल टू m और AC की जगह मैं क्या पुट करूँगा? v²/r। ओके, नाउ m अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो FC विल बी इक्वल टू mv²/r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का छोटा सा डेरिवेशन है और ये फॉर्मूला निकल रहा है। ओके, नाउ एक और चीज़ है यहाँ पर मज़ीद डेरिवेशन में, आपने एक पिछले लेक्चर में मुझसे रिलेशन समझा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये याद है किसी को? जो v था ना वो लीनियर स्पीड है, मतलब नॉर्मल जो स्पीड पढ़ते आए हो वो है, r सर्कल का रेडियस होता है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब एक सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब मैंने v की जगह r ओमेगा यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे v आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो, जो v है ना वो लीनियर है, मतलब अगर कोई बॉडी सीधी मूव करेगी ना, यूँ सीधी मूव करेगी तो हम इस मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन, और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो इस मोशन को कहते हैं एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने निकाला ना, इसमें जो v आ रही है वेलोसिटी या स्पीड, वो तो बच्चे लीनियर है। मैं ये चीज़ क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी घूमती हुई बॉडी की फोर्स है, तो मैं उसमें लीनियर चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा यूज़ करूँगा, FC इज इक्वल टू m अपनी जगह पे आ जाएगा, v यहाँ पर है तो v की जगह क्या यूज़ करूँगा? r ओमेगा। अब देखें, v के ऊपर भी स्क्वायर है तो r ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा ओवर r, तो बटे के नीचे भी r आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? FC इज इक्वल टू m वैसे ही आ जाएगा। अब ये होल का स्क्वायर है ना, तो r का भी स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर बन जाएगा, ओवर बटे के नीचे जो r है वो एज सच आ जाएगा। नाउ ये जो r है ये ऊपर वाले स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो फोर्स विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या बच गई? m r ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले में भला क्या फ़र्क है? इस फार्मूले में भी m और r आ रहा था, इस फार्मूले में भी m और r आ रहा है, यानी वो बॉडी जो घूम रही है उसका मैस m और r उस सर्कल का रेडियस। लेकिन ये वाला फार्मूला लीनियर स्पीड का है और ये वाला फार्मूला ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का है। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर ये यूज़ करना है क्योंकि अब चीज़ सर्कल में मूव कर रही है। ओके, नाउ वी मूव टू द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो पहले एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, डेफिनेशन करके अब एग्जांपल्स दोगे, फिर 3 एप्लीकेशन समझोगे आप। ठीक है, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स में उसको ना प्रूफ कर दूँगा। वो बात ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कोई ख़ास फोर्स नहीं है, मतलब हर बार कोई ना कोई दूसरी फोर्स रोल करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, जैसे फ्रिक्शन एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैं फ्रिक्शन की बात करूँगा ना तो फ्रिक्शन पता है एक अपनी फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से एक फोर्स नहीं है, बल्कि हर बार दूसरी कोई ना कोई फोर्स आके सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे काम करती है। ओके, मैं एग्जांपल से प्रूफ करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, बॉल टाइड विद आ स्ट्रिंग। आपने एक बॉल ले ली, टाइड यानी उसको बांध दिया, विद आ स्ट्रिंग एक रस्सी के साथ। ठीक है, तो आप उसको क्या करने, घुमाना शुरू हो गए सर्कल में, सर्कुलर पाथ में। तो अभी इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देखो, आपने जो उस बॉल के साथ, ये बॉल थी, आपने इस बॉल के साथ जो रस्सी बांधी है, उस रस्सी के अंदर होती है टेंशन। रस्सी के अंदर क्या होती है? टेंशन की फोर्स। यही टेंशन की फोर्स एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। ठीक है, तो जब बॉल
को बांधा गया विद द स्ट्रिंग, रस्सी के साथ, तो टेंशन की फोर्स ने एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स काम किया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टर्न टेबल, मतलब एक ऐसा टेबल होता है बच्चों, एक टेबल है जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना फ्लैट, वो ऐसे घूमता है, टर्न करता है। अब उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो भी सर्कल में मूव कर रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होती है ना, किसके दरमियान, उस टर्न टेबल की सरफेस जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान, मतलब उस सरफेस और जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर पड़ा है ना, उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है ना, वही फ्रिक्शन एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ज़मीन की और चांद की ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो दोनों एक दूसरे के गिर्द मूव नहीं करेंगे, यानी ज़मीन जो है चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव करना रुक जाएगा। ठीक है, तो सर्कल में मूव कर रहे हैं ना, सारे सेंट्रीपिटल फोर्स हैं। नाउ मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये चार्ज पार्टिकल है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ, यानी आप लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, अगर कोई चार्ज सीधा जा रहा होता है ना और उस पर लगती है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो सीधा जाने के बजाय वो अब सर्कल में चलना शुरू हो जाए। तो चूंकि सर्कल में चल रहे हैं तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, व्हेन अ व्हील टेक्स टर्न ऑन रोड, मतलब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको मुड़ना पड़ गया, या तो पूरा गोल या फिर बहरहाल टर्न ले रहे हो, वो भी तो कुछ ना कुछ गोलाई है ना, तो आपके टायर और ज़मीन के दरमियान क्या है, फ्रिक्शन है, और वही फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वही बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मेरी बात साबित करूँगा मैं कि मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दी, हर एग्जाम्पल में टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स, ये फोर्सेस काम कर रही थी एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो बात मैंने शुरू में की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से एक फोर्स नहीं है, हर केस में कोई ना कोई दूसरी फोर्स आती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझे होंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने का टाइम है। एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम इस कॉन्सेप्ट को, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है ना बच्चे, वो सेंट्रीफ्यूज है। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम जो है ना इसको पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूज एक इस तरह से गोल सी मशीन होती है, उसके अंदर ना हम टेस्ट ट्यूब्स डाल देते हैं। टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा, शीशे की एक ट्यूब छोटी सी होती है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ डाली जा सकती है। तो एक गोल सी मशीन है जिस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, इस मशीन के अंदर आपने कुछ टेस्ट ट्यूब्स रख देनी है, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब आपने उस मशीन के अंदर रख देनी है। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर एक मिक्सचर डालना है, मतलब जो मशीन है ना उसके अंदर क्या डालना है, मिक्सचर डाल देना है। उस मिक्सचर में कुछ ना कुछ हैवी पार्टिकल्स होंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है और कुछ ना कुछ कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे। जब आप वो मिक्सचर को मशीन के अंदर डालते हो, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो आप इसको ऑन करते हो, मतलब आप स्विच ऑन करते हो, तो ये मशीन ना इस तरह से घूमना शुरू हो जाती। ठीक है, अब मशीन जब घूमेगी ना, बहुत स्पीड पे घूमती है, तो इसके जो हैवी पार्टिकल्स हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया सुनो ज़रा। एक मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब्स रखनी है और उसमें मिक्सचर डाल देना है। मिक्सचर के अंदर हैवी पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज़्यादा और लाइट पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम होती है, दोनों मिक्सअप होते हैं। आपने इस मशीन को घुमा देना होता है बड़ी तेज़ स्पीड के ऊपर। जब ये मशीन घूमती है ना, तो जो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं, मतलब जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं
और जो लाइट पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझो जरा। सेंट्रीफ्यूज यूज्ड टू सेपरेट डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल्स, मतलब ये ऐसी मशीन है जो सेपरेट करती है डेंसर जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, लाइटर जिनकी डेंसिटी कम है, पार्टिकल्स को फ्रॉम अ मिक्सचर जो कि पहले मिक्सअप हुए होते हैं। ठीक है, द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड फॉर स्पेसिफिक टाइम। इस मिक्सचर को मशीन के अंदर डाल के हाई स्पीड के ऊपर एक खास टाइम के लिए हमने उसको रोटेट करवाना है। सैंपल ट्यूब्स आर यूज्ड, मतलब हम इस मशीन के अंदर सैंपल ट्यूब्स रख देते हैं। नाउ डेंसर पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है दे सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं, एट बॉटम नीचे। एंड लाइटर पार्टिकल्स और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं दे कम टू द टॉप ऑफ सैंपल ट्यूब, ये इस टेस्ट ट्यूब या सैंपल ट्यूब के ऊपर आ जाते हैं हल्के पार्टिकल्स, और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम एप्लीकेशन नंबर 2 ड्रायर के ऊपर चलते हैं। ये जो ड्रायर है ना, दिस इज़ द वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर यानी आपने आजकल देखा होगा, आजकल की जो वॉशिंग मशीन्स है ना, वहाँ पर एक स्टील का बना हुआ या लोहे का कह लो, एक इस तरह से ना लंबा सा सिलेंडर होता है, गोल सा ऐसे। ठीक है, उसके अंदर ना बच्चों छोटे छोटे सुराख होते हैं। उस ड्रायर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं उसकी दीवार के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर ना गीले कपड़े डाल देते हैं। अब गीले कपड़े दो चीज़ होती है, एक तो कपड़ा होता है और उस कपड़े के अंदर जज़ब हुआ पानी भी होता है, वाटर। ठीक है, तो हम ड्रायर को फिर रोटेट करवाते हैं, मतलब हम स्विच ऑन करते हैं और जो ड्रायर है ना वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। तो जब वो घूमता है ना बच्चों, तो वहाँ से पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो इसके मतलब ये जो ड्रायर के अंदर सुराख होते हैं ना, उन सुराखों से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो फिर कपड़ों में से पानी बाहर जा रहा है तो कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक मेटेलिक सिलेंडर होता है, मेटल का बना हुआ सिलेंडर होता है जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े उसमें हम डालते हैं, उसमें डाल के फिर उनको रोटेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो वाटर होता है वो मूव करता है आउट ऑफ होल्स, सुराखों से बाहर चला जाता है, फिर जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। नाउ जो क्लोथ्स हैं दे आर ड्राई, क्योंकि पानी उनमें से बाहर जा चुका है, तो इसका नाम पड़ गया वॉशिंग मशीन ड्रायर। ठीक है, नाउ लास्ट थर्ड एप्लीकेशन है क्रीम सेपरेटर। आपने देखा होगा कि दूध से ना, मिल्क से क्रीम निकाल रहे हैं, तो निकालने जो डिवाइस ये काम करता है ना उसका नाम है क्रीम सेपरेटर। ठीक है, अब अगर हम खाली सभी दूध लें ना, तो मिल्क जो है वो अभी तक एक मिक्सचर है, अभी हमने उसमें से वो वाला मिल्क जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अभी सेपरेट ही नहीं किया, तो मिल्क मिक्सचर है। उस मिक्सचर में बच्चों कितनी चीज़ें हैं, आंसर इज़ 2। नंबर 1 जो लिक्विड मिल्क है जिसको हम मिल्क कहते हैं, यूज़ करते हैं घरों में, और दूसरा है उसमें क्रीम। ठीक है, जो कि पार्टिकल की शक्ल में होती है, यानी पार्टिकल कह लो चलो, जो कि पार्टिकल्स की शक्ल में होगी। ठीक है, ये भी पार्टिकल लेकिन ये लिक्विड पार्टिकल्स। ओके, तो क्रीम है और लिक्विड मिल्क है। अब हमने ना क्रीम सेपरेटर मशीन को यूज़ करना है और लिक्विड मिल्क को अलग करना है और क्रीम वाला कंटेंट अलग करना है। ठीक है, पहली बात अगर मैं पूछूं कि आपके ख्याल में लिक्विड मिल्क हैवी है या डेंसर है और क्रीम हैवी है या डेंसर है, तो अगर आप क्रीम सोच रहे हो ना तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्रीम जो होती है ना बच्चे वो लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, और जो लिक्विड मिल्क होता है ना वो ज़्यादा हैवियर होता है या वो डेंसर होता है। ठीक है, अब देखिए क्रीम सेपरेटर भी बिल्कुल इसी तरह का एक छोटा सा बाउल नुमा होता है,
एक छोटा सा बाउल होता है। ओके, अब बाउल को घुमाया जाना है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो हम क्या करते हैं, इस बाउल के अंदर वो मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर में दोनों चीज़ें हैं, हैवियर लिक्विड मिल्क भी है और लाइटर क्रीम भी है। ठीक है, अब इस बाउल को घुमाया जाता है यानी रोटेट किया जाता है, तो क्या होता है, जो हैवियर वाला हिस्सा है ना लिक्विड मिल्क, वो इस बाउल के किनारे किनारे चला जाता है। पहले दोनों इकट्ठे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता कि ये लिक्विड मिल्क है या ये क्रीम है, मतलब हम उसको हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने उसको बाउल के अंदर रख के घुमाया ना, तो जो हैवियर हिस्सा है यानी लिक्विड मिल्क है, वो इस बाउल के किनारे किनारे घूमता है, सराउंडिंग किनारे किनारे, और जो लाइटर क्रीम वाला हिस्सा है वो इस बाउल के सेंटर के ऊपर घूमता है। ठीक है, अगर एक हाथ से बाउल बनाऊँ ना, तो इस बाउल के किनारे किनारे चलेगा लिक्विड मिल्क और इसके सेंटर चलेगा क्रीम वाला हिस्सा। ये कब होगा, जब वो कुछ देर तक घूमते रहेंगे, ये मिक्सचर कुछ देर तक घूमता रहेगा, तो यूं दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक था आपका आज का टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स।